एंड वेलकम बैक टू एसके वन एंड आज भी हमारे पास एक नया और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर ओपिनियंस बेस्ड ऑन टाइम ट्रैवल। कि टाइम ट्रैवल एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल को इट विल कंफ्यूज। यहाँ पे बहुत सारे ओपिनियंस डिवाइडेड होते हैं। कुछ पीपल कंसिडर कि प्रैक्टिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, वाइल ऑन दी अदर हैंड देयर आर आल्सो अदर पीपल जिन्हें लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं दिखता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बैक इन टाइम और टू गो दिस मेनी ईयर्स इन द फ्यूचर और व्हाटएवर। तो यहाँ पे आई विल ऑल्सो बी टेलिंग अबाउट माई पर्सनल ओपिनियंस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड तो दैट इज बेसिकली हाउ वी स्टार्ट दिस वीडियो। इसे एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, लेकिन जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि टाइम ट्रैवल एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि किसी फिजिसिस्ट किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया है। टाइम ट्रैवल एक्चुअली एक साइंस फिक्शन का कंसेप्ट है। नाउ मेनी पीपल माइट से कि टाइम ट्रैवल इज आल्सो साइंस, इट इज फिजिक्स। टाइम में पीछे जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। टाइम ट्रैवल ऐसा कोई फिक्शनल कंसेप्ट नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट सबसे पहले एक साइंस फिक्शन राइटर ने दिया था, हु वाज एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स ने अपनी बुक द टाइम मशीन में टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट पहली बार दिया। यस, द सेम एच.जी. वेल्स जिन्होंने द फेमस बुक द इनविजिबल मैन भी लिखा है। तो एच.जी. वेल्स वाज ऑब्वियसली अ ग्रेट साइंस फिक्शन राइटर नोन फॉर हिज वेरी renowned वर्क्स इन द फील्ड ऑफ साइंस फिक्शन। उन्होंने बेसिकली टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट दिया था। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑब्वियसली ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो कि पहले फिक्शन से अराइज करते हैं, बाद में उन्हें रियल लाइफ में भी कॉर्पोरेट किया जाता है। रियल लाइफ में साइंटिस्ट उन्हें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस टू नेम वन, आपने देखा होगा फॉर फिक्शन जैसे स्टार वार्स की मूवीज में यू माइट हैव सीन कि स्टार वार्स की जो 5th मूवी थी वहां पे द मेन कैरेक्टर ल्यूक स्काईवॉकर हैड एन आर्टिफिशियल हैंड जो कि सेंसेशन ऑफ टच भी देख सकता है। तो वहां से दैट मूवी वाज एक्चुअली रिलीज्ड इन 1980, जहां पे ऐसा नया कंसेप्ट डिस्कस किया गया। लेकिन फिर भी आज साइंटिस्ट उस काइंड के बेसिकली मशीन को या फिर उस काइंड के आर्टिफिशियल स्किन को क्रिएट करने की कोशिश करें एंड साइंटिस्ट आर गेटिंग सक्सेसफुल इन द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इट। मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जो कि पहले स्टार वार्स की एक साइंस फिक्शन मूवी ने दिया था एंड टुडे इट इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू रियलिटी। तो वैसे ही हो सकता है टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट जो कि पहले साइंस फिक्शन से आया हो, वैसे ही हो सकता है कि इसे रियलिटी में लाया जा सकता है। बट नाउ द थिंग इज कि इसे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जैसे ये जो आर्टिफिशियल स्किन का कंसेप्ट है, ऑब्वियसली नो लॉ ऑफ फिजिक्स फॉरबिड्स दिस थिंग कि आप एक आर्टिफिशियल टच नहीं क्रिएट कर सकते या फिर आप ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। टाइम ट्रैवल ऑन द अदर हैंड, इसके अभी तक फिजिक्स से जितने मेथड्स डिस्कवर्ड हैं कि कितने मेथड से टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट यू कैन डिफाइन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहली चीज जो कि टाइम ट्रैवल में सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सर्टेन स्पीड से मूव करता है तब वहां पे उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो रेट से चलता है। अब उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो रेट से चलेगा तो उस ऑब्जेक्ट का 1 सेकेंड इज एक्चुअली स्लोअर दैन 1 सेकेंड फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियरली अगर मैं एक बहुत ही फास्ट मूविंग ट्रेन से मूव कर रहा हूँ, क्लियरली स्पीड ऑफ लाइट पे ही ये टाइम डायलेशन का इफेक्ट एक्चुअल में सिग्निफिकेंटली दिखता है। तो आई एम जस्ट ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव कर रही है। तो उस ट्रेन में इफ आई एम पासिंग माई वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स, जब मैं वापस प्लेटफॉर्म पे आऊंगा तो मुझे पता चलेगा इट्स बीन डिकेड्स एंड सेंचुरीज, ऐसे टाइम बीत चुका है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए टाइम स्लो रेट से चल रहा था, बाकियों के लिए ऑन द प्लेटफॉर्म फास्ट रेट से। यहाँ से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि एक पैराडॉक्स बन सकता है कि आपने पढ़ा होगा रिलेटिविटी में मोशन तो ऑब्वियसली रिलेटिव है। मतलब ट्रेन यहाँ पे चल रही है तो प्लेटफॉर्म भी पीछे जा रहे हैं इन द ट्रेन पर्सपेक्टिव। मतलब प्लेटफॉर्म के लिए भी आपको पता है कि टाइम डायलेशन होना चाहिए। तो एक पैराडॉक्स में भी आपके लिए बनता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिफाइंड है। यहाँ पे एक एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है मतलब एक्सेलरेट कर रही है, बाद में रुकेगी मतलब डिसेलरेट करे। जब भी एक्सेलरेशन होगा तब मोशन का कंसेप्ट यूनिकली डिफाइन होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, रिलेटिव मोशन ऑब्वियसली होगा और रेस्ट पे डिफाइन कर सकते हो खुद को मोशन में, लेकिन एक्सेलरेशन को फील किया जा सकता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन रिलेटिविटी में डिफाइंड है कि एक्सेलरेशन को फील कर सकते हो, जिस रीजन से द कंसेप्ट ऑफ मोशन इज यूनिकली डिफाइंड व्हेन इट कम्स टू एक्सेलरेटिंग बॉडीज। मतलब यहाँ पे सिर्फ ट्रेन ही इनफैक्ट वो ऑब्जेक्ट था जो कि आगे चल रहा था,
प्लेटफॉर्म को आप एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए पीछे जाते हुए कह सकते हो, लेकिन सर यहाँ पे पता चल चुका है कि ट्रेन आगे जा रही है, क्योंकि आप वो एक्सेलरेशन को फील कर सकते हो एज द ब्रेक्स आर अप्लाइड और द ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड। तो ये इनफैक्ट एक पैराडॉक्स नहीं है। तब यहाँ से टाइम ट्रैवल क्या पॉसिबल है? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव करोगे तब टाइम ऑब्वियसली आपके लिए स्लो रेट से चलेगा। अब क्या हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव कर सकते हैं? उसके लिए एक सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ी एनर्जी आपको चाहिए होगी, क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो उसका मास इंक्रीज होता है, उसे और एक्सेलरेट करने के लिए उस पर आपको और फोर्स लगाना पड़ेगा, दस और एनर्जी चाहिए होगी। मतलब जितना ज़्यादा, लेट्स से आपने एक 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लिया जिसका रेस्ट मास 1 किलोग्राम है, उसको सर्टेन फोर्स से पुश किया एंड कोई भी गिवन एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस कर दिया। अब जब एक्सेलरेट करोगे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई, अब उसका मास इंक्रीज हो गया उस रिलेटिविस्टिक स्पीड की वजह से। इसके पास एक नया मास जो कि मोशन में होगा, जो इट इज बेसिकली द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि इंक्रीज है ड्यू टू इट्स मोशन। अब उसी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट तक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए बेसिकली एक बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ फोर्स आपको चाहिए होगी, एक बहुत ही इनफैक्ट बड़ी फोर्स, लेट्स नॉट से बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। स्पीड ऑफ लाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्वियसली नॉट अवेलेबल आपको चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट तक तो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। मे बी स्पीड ऑफ लाइट के पास ले जा सकते हो, लेकिन वो सिर्फ छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल पार्टिकल्स इन LHC, दैट इज लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर विच इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। इसमें ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को उस स्पीड तक एक्सेलरेट किया गया है। प्रैक्टिकली किसी इंसान को आप ऐसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। देन यहाँ से रिलेटिविस्टिक टाइम ट्रैवल, जो स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन का कंसेप्ट आता है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड की वजह से होता है, वो आपको पता चल गया कि अभी तक तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इस कंसेप्ट को यूज करके ऐसे हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। बट आई डाउट दिस विल बी द केस, क्योंकि फ्यूचर में मान लो आपके पास ऐसी व्हीकल्स आ गई जो कि नियर स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करती हैं, जो कि ऐसे हाइपर स्पेस के थ्रू मूव करती हैं दैट नियर स्पीड ऑफ लाइट और एट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू हाइपर स्पेस, तब तो दैट वुड बी रेगुलर टाइम ट्रैवल विच आई डाउट वुड बी पॉसिबल, क्योंकि तब पूरी अरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड वुड बी डिसऑर्डर्ड। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम सेट रूल्स और समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे आई स्टिल डाउट कि इस काइंड का टाइम ट्रैवल कैन बी इनफैक्ट ब्रॉट इनटू रियलिटी और ब्रॉट इनटू द जनरल पब्लिक अगर ये फ्यूचर में पॉसिबल हो भी। जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का, वो होता है कि जब जनरल रिलेटिविटी में किसी भी ज़्यादा मास ऑब्जेक्ट के पास आप हो, किसी भी ऐसे हाई ग्रेविटेशनल फील्ड जिसे न्यूटनियन मैकेनिक्स में कहते हैं, आइंस्टाइन की मैकेनिक्स में, आइंस्टाइन की फिजिक्स में इसे कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम कहोगे। तो अगर आप किसी बहुत ही कर्व्ड रीजन ऑफ स्पेस टाइम में हो तो टाइम वहाँ पे भी आपके पास स्लो हो जाएगा। मतलब मान लो आप लेट्स से जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है सरफेस पे अर्थ से ज़्यादा होती है, मतलब जुपिटर पे आप हो तो आपके लिए टाइम स्लोअर बेसिकली जाएगा, स्लोअर मूव करेगा, टाइम आपके लिए स्लोअर फ्लो होगा दैन एट अर्थ। वहीं मून पे हो जिसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/6 होती है ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो टाइम ऑन मून विल गो एट अ फास्टर रेट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल टाइम ट्रैवल इज अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, लेकिन ये भी इफेक्ट में तभी आएगा जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन। कैसे डिफरेंस? मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, आप एक ब्लैक होल के अराउंड जा रहे हो, उसके अराउंड कुछ लेट्स से साल के लिए रह रहे हो एंड यू आर कमिंग बाय योर स्पेसशिप बैक टू द प्लैनेट अर्थ, तब वहाँ पे उससे हमारे कुछ सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंसेस आएंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज किसी ब्लैक होल के पास जा सकते हो या फिर ऐसे स्पेसशिप जनरल पब्लिक के पास आई डोंट सी कि हो सकती है कि यू कैन गो अराउंड अ ब्लैक होल, ऑर्बिट अराउंड द ब्लैक होल एंड रिटर्न टू द अर्थ। ऐसे कंसेप्ट जो हैं ऑब्वियसली आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन एज आई रेफरेंस्ड स्टार वार्स माई सेल्फ, जिसमें यू माइट सी देयर आर सो मेनी पीपल मूविंग विद दीज व्हीकल्स अराउंड जो कि हाइपर स्पेस में मूव करे, लेकिन इसी चीज़ को रियलिटी में लाना इन द नेक्स्ट
100 years तो I guess practically impossible ही है, and in the next 1000 years also I can say this with a very much difficulty ही ऐसा मैं feel कर सकता हूँ कि this kind of technology will exist। तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसे एक्चुअल में रियलिटी में इनकॉर्पोरेट करना इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। यहाँ से एक और बेसिकली टाइम ट्रैवल का नया वे आता है जनरल रिलेटिविटी से ही, विच इज नॉट थ्रू ब्लैक होल्स बट थ्रू वर्म होल्स। नाउ दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जिससे ना कि आप सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हो लेकिन पास्ट में भी एंड किसी भी पॉइंट इन स्पेस में भी जा सकते हो। इट इज समथिंग लाइक दिस, जैसे आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एंड द एंटायर यूनिवर्स दैट इज फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। आप क्या कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल व बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स की ओरिजिन ही होती है जो कि कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम से होती है। आपने स्पेस टाइम को इतना कर्व कर दिया, आपने किसी भी पॉइंट पे ऐसे कर्व कर दिया कि जो दो पॉइंट्स हैं स्पेस और टाइम में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब आप एक पॉइंट से निकले एंड सीधे दूसरे पॉइंट से बाहर आओगे। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया, स्पेस में भी एंड टाइम में भी दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्पेस टाइम को आपने कनेक्ट कर दिया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अगर आपने स्पेस का अपना कोऑर्डिनेट मतलब स्पेस का आपने पॉइंट सेम रखा, मतलब आप एक टाइम से दूसरे टाइम में जा सकते हो। तो वर्म होल इज द पॉसिबल वे जिससे टाइम ट्रैवल बेसिकली ऐसा दिख सकता है कि रियलिटी में पॉसिबल है। लेकिन यहाँ से एक और ट्रबल आ जाती है कि इस पर्टिकुलर केस में वर्म होल्स बेसिकली बहुत ही छोटे होते हैं, ऑल्दो फिजिकली इन्हें देखा नहीं गया है एंड दीज आर स्टिल हाइपोथेटिकल, लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी इससे इनफैक्ट प्रेडिक्ट करती है। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस, देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने इन्हें प्रेडिक्ट किया है। इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। लेकिन वर्महोल्स बहुत ही छोटे होते हैं इन साइज, एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू सी ओवर हियर इज कि वर्महोल किसी भी पॉइंट इन स्पेस टाइम पे क्रिएट होते हैं, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता एंड इट विल डीके फॉर नियर लाइक इंस्टेंट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है, पहली चीज़ बहुत छोटे होते हैं, दूसरी चीज़ कि बहुत ही जल्दी डीके कर जाते हैं। मतलब एक प्रैक्टिकली एक इंसान को इससे पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि ये पास करके एक पॉइंट से इन स्पेस टाइम टू दूसरे पॉइंट पे जाएगा। अगर हम लोगों ने खुद एक वर्म होल क्रिएट किया है लेबोरेटरी में, सो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पे भी लेबोरेटरी में वर्म होल क्रिएट करने के लिए एक नया काइंड का मैटर विच इज एक्सोटिक मैटर कहा जाता है, दैट इज नीडेड, जो कि अभी तक जो कि एज वेल पॉसिबल नहीं दिख रहा है। बट वर्म होल, अगर मैंने टाइम ट्रैवल की बात किया तो वर्म होल इज द ओनली पॉसिबल कंसेप्ट जो कि साइंटिफिकली दिखता है, इज पॉसिबल, जो कि हमें टाइम ट्रैवल से को लीड कर सकता है, इस कंसेप्ट को लीड कर सकता है। सो इफ वी आर एबल टू प्रैक्टिकली क्रिएट अ वर्म होल इन द लेबोरेटरी जो कि बिग एनफ है एंड जो कि एक स्टेबल वर्म होल है कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इन स्पेस टाइम गए तो उस पॉइंट से वापस भी अपने पर्टिकुलर टाइमलाइन में आ सकते हो, एंड हाउ इट विल अफेक्ट और नॉट अफेक्ट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टाइमलाइन। तो दैट इज बेसिकली आई कैन शो जस्ट अनदर वीडियो अबाउट हाउ इट विल अफेक्ट और नॉट अफेक्ट द टाइमलाइन, लेकिन ऐसा बेसिकली प्रैक्टिकली दिखता है। तो अगर देखा जाए टाइम ट्रैवल पॉसिबल है नहीं या नहीं है, तो आई वुड से कि रिलेटिविस्टिक टाइम ट्रैवल ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इट इज नॉट समथिंग लाइक जैसे आपने एक मशीन क्रिएट किया है, दैट इज अ रियली रेयर थिंग, जो कि अगेन बेसिकली द टाइम मशीन एज आई सेड एक साइंस फिक्शन बुक से एक कंसेप्ट आया था, दैट इज व्हाट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेट रॉन्ग। रिलेटिविस्टिक टाइम ट्रैवल ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, इसे भी रियलिटी में लाने के लिए फॉर कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड मे बी इन द नेक्स्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मे बी शायद ऐसा पॉसिबल होगा। बट एज ऑफ नाउ मेरी पर्सनल ओपिनियंस से भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं दिखता है। कैसे पॉसिबल नहीं दिखता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एक ऐसी मशीन आपने क्रिएट कर दी, और एज यू माइट हैव सीन इन समथिंग लाइक बैक टू द फ्यूचर कि आपने एक कार को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जो कि बेसिकली वन पॉइंट इन टाइम से दूसरे पॉइंट में पास्ट या फ्यूचर में जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल मुझे तो नहीं दिखता है कि ऐसे आप कोई मशीन क्रिएट कर सकते हो विच इज़ द सो कॉल्ड टाइम मशीन, जो कि टाइम के थ्रू ट्रैवल करे एज वी नो, क्योंकि टाइम का एक सिंगल एरो होता है जिसके अकॉर्डिंग ही टाइम फ्लो करता है। इनफैक्ट देयर आर 3 एरोज ऑफ टाइम जो कि सारे फॉरवर्ड की डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, द साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, द थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम एंड द कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम।
Regarding wormhole, so maybe in the next hundreds, in fact I don't think it is possible in the next 100, but maybe within the next 1000 years or within the next 500 years हम लोग practically एक wormhole create कर ले, तो which might lead us to time travel. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.